अक्टूबर और नवंबर में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो वर्तमान में राजनीतिक दृष्टि से बिहार की क्या स्थिति है, यही चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। बैटल फॉर बिहार, कि भाई बिहार के लिए बैटल का मतलब वैसे होता है युद्ध, लेकिन यहाँ पे मतलब है कि ये जो चुनावी जंग होने वाली है ना, उसको कहा गया है बैटल। बैटल फॉर बिहार। नीतीश इज सीकिंग। सीक का मतलब होता है चाहना, किसी चीज़ को चाहना है ना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है सॉट, SOUGHT, है ना। बहुत ज़्यादा रिपीट होता है शब्द, अच्छी तरह याद रखना इसे। नीतीश इज सीकिंग अ न्यू मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, कि भाई जब जनता चुन के किसी को आदेश देती है ना सरकार चलाने का, उसको हम बोलते हैं मैंडेट। तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि भाई बिहार की जनता दोबारा से उन्हें चुने, है ना, दोबारा से उनको जो है जनादेश प्राप्त हो। नीतीश इज सीकिंग अ न्यू मैंडेट विथ इमोटिव रिटोरिक। दो शब्द आए हैं, एक है इमोटिव, दूसरा है रिटोरिक। इमोटिव का मतलब होता है एक तरीके से भावना से संबंधित, है ना, भावनात्मक, भावना से संबंधित। इमोटिव रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब होता है भाषणबाजी या फिर बयानबाजी, कि भाई नेता लोग जो होते हैं ना, बढ़ चढ़ के जो बातें करते हैं, उसे कहा जाता है रिटोरिक। तो नीतीश क्या चाह रहे हैं, एक नया जनादेश चाह रहे हैं। और किस माध्यम से, क्या तरीके अपना रहे हैं वे नया जनादेश पाने के लिए? विथ इमोटिव रिटोरिक, भाषणबाजी के माध्यम से ना, लोगों को इमोशनल करके, है ना, भावनात्मक तरीके से लोगों को इमोशनल करके, इस तरह की भाषणबाजी करके। डिफ्लेक्टिंग द डिबेट। देखो डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, मार्ग से विचलित कर देना, कि भाई जो डायरेक्शन है ना, उस डायरेक्शन से थोड़ा सा मोड़ देना। डिफ्लेक्टिंग द डिबेट, डिबेट का मतलब हो गया वाद विवाद। ऑन परफॉर्मेंस, भाई जनता सरकार को दोबारा चुने तो किस आधार पे चुनेगी जनता सरकार को दोबारा? परफॉर्मेंस के आधार पे, आपका प्रदर्शन कैसा रहा उस आधार पे। लेकिन नीतीश क्या चाह रहे हैं कि लोगों को, भाई उनकी सरकार का जो प्रदर्शन रहा उस पर वाद विवाद से वे बचना चाह रहे हैं। लोगों का ध्यान परफॉर्मेंस से मोड़ के, लोगों का ध्यान जो है भावनात्मक तरीके से भाषणबाजी करके, लोगों का ध्यान जो है वे डिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं। तो ये एडिटोरियल का, ये दो लाइन का मतलब हुआ कि भाई नीतीश जो है एक नया जनादेश चाह रहे हैं। और इस जनादेश को चाहने के लिए वे क्या कर रहे हैं, बजाय डिबेट करने के उनकी सरकार के परफॉर्मेंस पर, वे जो है लोगों को भावनात्मक तरीके से भाषणबाजी करके जो है अपने प्रभाव में लेना चाहते हैं। आगे देखते हैं। द असेंबली इलेक्शन इन बिहार विल बी टेकिंग प्लेस। देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, विल बी टेकिंग प्लेस, क्या मतलब हुआ इसका? हो रहे होंगे, कि भाई ऐसा होगा, हमें आने वाले समय में हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि भाई बिहार में चुनाव संपन्न होंगे। तो द असेंबली इलेक्शन, कि भाई ये जो असेंबली इलेक्शन का मतलब है ये जो विधानसभा चुनाव है। द असेंबली इलेक्शन इन बिहार विल बी टेकिंग प्लेस, है ना। टेक प्लेस का मतलब आयोजित होना, कि भाई बिहार में असेंबली इलेक्शन जो है वे आयोजित होंगे, आयोजित हो रहे होंगे। इन अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस। सर्कमस्टांसेस का मतलब हो गया परिस्थितियाँ। और ये जो शब्द आया ना अनप्रेसिडेंटेड, इस अनप्रेसिडेंटेड शब्द का मतलब होता है अभूतपूर्व। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है कोई ऐसी बात जो कि पहले कभी ना हुई हो, उसे बोला जाता है अनप्रेसिडेंटेड, है ना। जो पहली बार आपको देखने को मिलती है ना, उसे कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड। इन अनप्रेसिडेंटेड सर्कमस्टांसेस ओवर 3 फेजेस, कि भाई ये जो देखने को मिलेगा ना हमें, क्यों ये अभूतपूर्व रहेंगी, है ना। अभूतपूर्व परिस्थितियाँ इसलिए हैं, एक तो बात है कि भाई ये देखो जो कोरोना वायरस आया है ना, उसके बाद भारत में जब से कोरोना वायरस आ रहा है, उसके बाद में ये जो बिहार में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं ना, तो ये काफ़ी रोचक होगा देखना कि भाई किस तरह से इलेक्शन जो है आयोजित कराए जाएंगे, किस तरह से। तो ये देखो लिखा हुआ है इसमें कि 3 चरणों में आयोजित होंगे ये मतदान। ओवर 3 फेजेस, है ना, 3 चरणों में। इन द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, कि भाई लास्ट अक्टूबर के लास्ट वीक में और नवंबर के फर्स्ट वीक में, और 3 चरणों में। तो ये जो इस तरह से ये जो चुनाव हो रहा है, ये पहली बार हमें इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई परिस्थितियाँ काफ़ी, एक तरीके से आप कह सकते हो कि काफ़ी बदली हुई परिस्थितियाँ हैं कोरोना वायरस के बाद में। और ऐसी बदली हुई परिस्थितियों में 3 चरणों में ये चुनाव होने जा रहे हैं। तो ये मतलब एक तरीके से काफ़ी रोचक होगा ये देखना। आगे देखते हैं। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन सिंस कोविड-19। दिस विल बी द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन सिंस कोविड-19 डिसरप्टेड नॉर्मल लाइफ। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधा पैदा करना, है ना। डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना, किसी चीज़ को रुकावट डालना। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये पहले विधानसभा चुनाव होंगे, कब से? जब से कोविड-19 ने सामान्य जनजीवन में बाधा उत्पन्न की है। यानी कि कोविड-19 के बाद से हमने ये जो लॉकडाउन लगाया, यानी कि कोविड-19 के बाद से ये जो सामाजिक जनजीवन में, नॉर्मल लाइफ में ये जो रुकावट आई है, तब से अब ये जो है पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। कोविड-19 के बाद से ये पहले असेंबली इलेक्शन हमें देखने को मिलेंगे। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स ऑन द हेल्थ एंड इकोनॉमिक फ्रंट्स।
विल बिकम एन इशू इन द इलेक्शन कैंपेन। और एडिटोरियल क्या बात करता है, एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट्स। और जो सरकारें हैं, केंद्र सरकार के लिए भी कहा जा रहा है और बिहार की सरकार के लिए भी कहा जा रहा है कि भाई ये जो सरकारें हैं इनका प्रदर्शन, कि भाई स्वास्थ्य की दृष्टि से सरकारों ने किस तरह का प्रदर्शन किया। इकोनॉमिक फ्रंट, फ्रंट का मतलब क्या होता है, मोर्चा, आर्थिक मोर्चा है ना, स्वास्थ्य का मोर्चा, कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था थी उसको आपने किस तरह से हैंडल किया है ना, इकोनॉमिक फ्रंट्स विल बिकम एन इशू। तो ये जो है एक मुद्दा बन जाएगा है ना, कि भाई आपने कोरोना वायरस के दौर में अर्थव्यवस्था को किस तरह से संभाला, आपने स्वास्थ्य को किस तरह से संभाला। विल बिकम एन इशू इन द इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन, कैंपेन का मतलब हो गया अभियान, इलेक्शन कैंपेन यानी चुनावी अभियान। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई चुनावी अभियान में ये मुद्दे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे मुख्य मुद्दे, मुख्य मुद्दे ये बन जाएंगे कि भाई सरकार ने किस तरह से प्रदर्शन किया, हेल्थ को लेकर और आर्थिक अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार का प्रदर्शन क्या रहा। तो ये जो है काफ़ी मुद्दा, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन जाएगा। आगे देखते हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार रिकॉर्ड ऑफ 15 ईयर्स इज मिक्स्ड। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगर हम बात करें, इनके 15 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें है ना, कि भाई जब से ये सरकार संभाल रहे हैं बिहार में, इसका अगर हम पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड अगर हम देखें, तो ये जो रिकॉर्ड रहा है ना, वो रहा है मिक्स, है ना, कि भाई कुछ बातें उनकी अच्छी भी रही हैं, कुछ बातें उनकी जो है लोगों को पसंद भी नहीं आई और कुछ बातें पसंद भी आई। तो उनका जो एक तरीके से आप कह सकते हो रिकॉर्ड जो रहा है वह मिक्स रहा है। आगे देखते हैं। आफ्टर इनिशियल इम्प्रूवमेंट्स इन गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है एक तरीके से आपका जो शासन होता है ना, कि भाई एक तरीके से सरकार जो शासन चलाती है उस शासन को कहा जाता है गवर्नेंस। इनिशियल, इनिशियल का मतलब है प्रारंभिक। आफ्टर इनिशियल इम्प्रूवमेंट्स इन गवर्नेंस आफ्टर ही टुक ओवर। टुक ओवर क्या मतलब है इस टुक ओवर का, टुक ओवर का मतलब होता है पदभार संभालना ना, चार्ज लेना, उसको कहा जाता है पदभार संभालना। आफ्टर ही टुक ओवर इन 2005, कि भाई 2005 में जब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने ना, तो प्रारंभिक सुधार, इनिशियल इंप्रूवमेंट्स का मतलब है कि भाई प्रारंभिक सुधार हमें देखने को मिले, किसमें, बिहार के शासन में, कि भाई ये जो बिहार की सरकार है, बिहार का जो शासन है, उस शासन में हमें प्रारंभिक सुधार देखने को मिले जब इन्होंने पहली बार पदभार ग्रहण किया 2005 में। देर वाज एन एविडेंट डाउन स्लाइड। इसके बाद हमें क्या देखने को मिला, एविडेंट, एविडेंट का मतलब क्या, एक तरीके से बिल्कुल प्रामाणिक रूप से। डाउन स्लाइड, डाउन स्लाइड का मतलब होता है कमी आना, गिरावट आना। तो शुरू में तो हमने क्या देखा कि भाई शासन में सुधार देखने को मिला, जैसे इन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो जैसे इन्होंने बिहार की कमान संभाली। लेकिन इसके बाद में हमें क्या देखने को मिला, डाउन स्लाइड देखने को मिला, शासन में कमी देखने को मिली। कल्मिनेटिंग, और बिहार का ये जो शासन है इसमें जो कमी हमें देखने को मिली ना, ये कमी चरम पे पहुंच गई, ये कमी शीर्ष पे पहुंच गई। कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ का पराकाष्ठा पे पहुंच जाना, है ना, किसी चीज़ का बिल्कुल एकदम हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाना। कल्मिनेटिंग इन द बंगल्ड हैंडलिंग। देखो बंगल्ड का मतलब क्या होता है, बंगल्ड का मतलब होता है अकुशल तरीके से अंजाम देना, किसी भी काम को अकुशल तरीके से अंजाम देना, है ना। हैंडल करने का मतलब यही होता है किसी भी चीज़ को टैकल करना, किसी भी चीज़ से निपटना, है ना, किसी चीज़ को आप किस तरह से निपटाते हो। बंगल्ड हैंडलिंग ऑफ द पेंडेमिक। तो देखो एडिटोरियल क्या कहता है कि भाई जब 2005 में नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली, तब तो हमें शासन में कुछ सुधार देखने को मिला। इसके बाद हमें क्या, शासन में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, और ये गिरावट चरम पहुंच, ये गिरावट जो है एक तरीके से पराकाष्ठा पे पहुंच गई। कब, जब हमें देखने को मिला कि बिहार में ये जो पेंडेमिक है, पेंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी, कि बिहार में ये जो कोरोना वायरस का जो प्रकोप है, इसको हैंडल करने में क्या किया, एक तरीके से बंगल्ड अप्रोच दिखी हमें। बंगल्ड का मतलब मैंने आपको बताया किसी चीज़ को या किसी काम को अकुशल तरीके से अंजाम देना। तो ये जो कोरोना वायरस था ना, इसको अकुशल तरीके से हैंडल किया गया है ना, ये एडिटोरियल यहाँ तक कहना चाह रहा है। आगे देखते हैं। He deserted the BJP in 2013 and won the 2015 assembly election। देखो क्या लिखा हुआ है, he deserted, desert का मतलब होता है त्याग करना, है ना, त्याग देना। He deserted the BJP in 2013। तो भाई नीतीश कुमार ने क्या किया कि 2013 में बीजेपी को जो है एक तरीके से त्याग दिया, है ना, बीजेपी को क्या किया इन्होंने, त्याग दिया। कब, 2013 में। आगे देखते हैं। एंड वॉन द 2015 असेंबली इलेक्शन इन अलायंस विद द आरजेडी। और 2015 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें क्या किया नीतीश कुमार ने, आरजेडी के साथ में अलायंस, अलायंस का मतलब है गठबंधन करना किसी के साथ, है ना, अलायंस का मतलब है किसी का सहयोग लेना, किसी को अपना सहयोगी बना लेना या किसी से गठबंधन कर लेना। तो
2013 में नीतीश कुमार ने बीजेपी को त्याग दिया और 2015 के विधानसभा चुनाव जीते। किसके किसके सहयोग के साथ? आरजेडी के गठबंधन के साथ में। अब इसके बाद में देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि ओनली टू रिटर्न टू द बीजेपीज एम्ब्रेस सून। देखो क्या लिखा हुआ है, ओनली टू, एक फ्रेज है ये, ओनली टू डू, इसके बाद है समथिंग, है ना, ध्यान देना इस पे, ओनली टू डू समथिंग। इस फ्रेज का हम कम उपयोग करते हैं, इस फ्रेज का हम उपयोग करते हैं ये दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए? सरप्राइज, है ना, भाई आपको लगता है कि भाई कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है या फिर कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, तो उस अनएक्सपेक्टेड चीज़ को दिखाने के लिए, है ना, उस सरप्राइजिंग फैक्ट को दिखाने के लिए हम बोलते हैं ओनली टू डू समथिंग, ओनली टू रिटर्न टू द बीजेपीज एम्ब्रेस सून। अब ये देखो ये कितनी आश्चर्य की बात है कि भाई 2013 में आपने बीजेपी को त्याग दिया, 2015 में आपने आरजेडी के साथ में मिलकर चुनाव जीता, असेंबली इलेक्शन जीते, और इसके बाद में फिर आप बीजेपी में लौट आए। ओनली टू रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापसी, ओनली टू रिटर्न टू द बीजेपी एम्ब्रेस। क्या मतलब एम्ब्रेस का? गले लगाना किसी को, है ना, किसी के पास वापस लौट आना। ओनली टू रिटर्न टू द बीजेपी एम्ब्रेस, है ना। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जो ओनली टू का प्रयोग किया है ना, ओनली टू डू समथिंग, इसका प्रयोग इसीलिए किया है कि भाई एडिटोरियल दिखाना चाहता है कि देखो कितने आश्चर्य की बात है ना, कितना अनएक्सपेक्टेड है, कितना सरप्राइजिंग है कि भाई 2013 में आपने बीजेपी को त्याग दिया, 2015 में आपने असेंबली इलेक्शन जीते और जीतने के बाद में आप फिर बीजेपी के पास चले गए। आगे देखें, हिज पॉपुलरिटी इज वेनिंग। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है कमी आना। ये जो लिखा हुआ है ना WANING, है ना, वेनिंग मतलब कम, भाई उनकी जो पॉपुलरिटी है वो धीरे धीरे घट रही है, उनकी पॉपुलरिटी में कमी आ रही है। वाइल, जबकि, अब देखो एक तरफ अगर हम बात करें तो उनकी पॉपुलरिटी में कमी आ रही है, जबकि दूसरी ओर क्या हमें देखने को मिल रहा है? वाइल द बीजेपी इज ऑन द डिफेंसिव ऑन क्वेश्चंस ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी। क्या मतलब होता है डिफेंसिव का? डिफेंस का मतलब होता है बचाव मुद्रा में होना ना, कि बीजेपी जो है बचाव कर रही है अपना बार बार। जब उस बीजेपी से सवाल पूछे जा रहे हैं ना, कौन से सवाल? बॉर्डर सिक्योरिटी, कि भाई जो हमारी सरहद है, जो हमारी सीमा है, हमारे देश की जो सीमा है उसकी सुरक्षा से संबंधित सवालों की अगर हम बात करें, या फिर इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव, है ना। इकोनॉमिक का मतलब होता है जैसे पानी है वो किसी गड्ढे में ठहर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेटेड वाटर। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, कि भाई कोरोना वायरस के चलते हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल ठप्प पड़ गई है, बिल्कुल रुक गई है, बिल्कुल ठहर गई है। तो ये जो सवाल बीजेपी से पूछे जा रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन एंड फार्मर बैकलैश। और अभी हाल ही में हमने देखा कि भाई राज्यसभा में क्या हुआ, कृषि संबंधित विधेयक जो है कुछ पारित किए गए, उन पर लेकर किसान, खास करके पंजाब और हरियाणा में कई किसान जो है उन विधेयकों को लेकर विरोध कर रहे हैं, उन कानूनों को लेकर विरोध कर रहे हैं। तो ये जो सवाल फार्मर बैकलैश, बैकलैश का मतलब होता है प्रतिक्रिया। तो किसान जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल ठहरी हुई है, हमारी जो बॉर्डर सिक्योरिटी से जो जुड़े हुए सवाल हैं, इन सारे सवालों पर बीजेपी जो है डिफेंसिव रुख में नज़र आ रही है। डिफेंसिव यानी एक तरीके से बचाव अंदाज, बचाव के रूप में होना, है ना, अपना बचाव करना, कि भाई बीजेपी जो है खुल के जवाब नहीं दे पा रही, वो अपने आप को बचाने में लगी हुई है इन सवालों को लेकर। आगे देखते हैं, द स्टेट एंड द सेंटर जॉइंटली एंड सेपरेटली, कि भाई अगर हम बात करें बिहार राज्य सरकार की और अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो इन दोनों ने क्या किया कि भाई बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने क्या किया, संयुक्त रूप से और अलग अलग, अगर हम बात करें सेपरेटली मतलब अलग अलग रूप से, है ना, पृथक रूप से, एंड सेपरेटली मिसमैनेज्ड। मिसमैनेज्ड का मतलब क्या है? देखो मिसमैनेज का मतलब है अकुशल तरीके से प्रबंध करना किसी चीज़ का, है ना, किसी चीज़ को ढंग से मैनेज न कर पाना, किसी चीज़ को ढंग से प्रबंध न कर पाना किसी चीज़ का। तो जॉइंटली एंड सेपरेटली मिसमैनेज्ड द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स टू बिहार। देखो हम जानते हैं कि बिहार के कई लोग हैं जो भारत के ज़्यादातर राज्यों में काम करते हैं। कोरोना वायरस के चलते जब ये विभिन्न वर्कर्स जो थे, माइग्रेंट वर्कर का मतलब हुआ प्रवासी काम करने वाले लोग, कि भाई ये जो विभिन्न वर्कर्स हैं जो कि अन्य राज्यों में काम कर रहे थे, कोरोना वायरस के चलते जब देश में लॉकडाउन लगाया गया तब ये वर्कर्स विभिन्न राज्यों से वापस बिहार में जब लौटे, तो उस दौरान बिहार सरकार ने और केंद्र सरकार ने इस स्थिति को ठीक तरह से नहीं संभाला। ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि द स्टेट एंड द सेंटर जॉइंटली एंड सेपरेटली मिसमैनेज्ड द रिटर्न ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, कि भाई ये जो माइग्रेंट वर्कर्स की जो वापसी थी, है ना, माइग्रेंट वर्कर्स जो वापस बिहार में आए, है ना, कहाँ से? फ्रॉम अदर स्टेट्स, अन्य राज्यों से कहाँ आए? टू बिहार, ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। तो उसको भी जो है केंद्र सरकार और बिहार राज्य सरकार ठीक तरह से प्रबंध नहीं कर पाई। आगे देखते हैं,
They have held together to distract the debate from substantive issues to emotive rhetoric. They have held together, है ना. होल्ड का क्या मतलब होता है, किसी चीज को रोक के रखना, है ना. होल्ड, हेल्ड. दे हैव हेल्ड टुगेदर टू डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आपके ध्यान को भटका देना, है ना, कि भाई जो मूल बात है उस मूल बात से आपके ध्यान को हटा देना. दे हैव हेल्ड टुगेदर टू डिस्ट्रैक्ट द डिबेट का मतलब है एक तरीके का वाद विवाद, है ना, एक तरीके की चर्चा पर चर्चा. फ्रॉम सब्सटेंटिव इश्यूज, सब्सटेंटिव का मतलब होता है कि भाई काफ़ी हद तक, है ना, काफ़ी. इश्यूज़ का मतलब हो गया मतलब सब्सटेंटिव का मतलब हो गया कि भाई ऐसे मुद्दे, यहाँ पे इश्यूज़ का मतलब है मुद्दे, ऐसे मुद्दे जो कि महत्वपूर्ण है. सब्सटेंटिव इश्यूज़ का मतलब हुआ महत्वपूर्ण मुद्दे. टू इमोटिव रिटोरिक, और इमोटिव का मतलब मैंने आपको बताया था भावनात्मक, भावना से संबंधित. और रिटोरिक का मतलब मैंने आपको बताया भाषणबाजी, कि ये जो नेता व्यर्थ की भाषणबाजी करते हैं ना, कि भाई मूल समस्या पे ध्यान न देकर जब अनर्गल प्रलाप नेताओं के द्वारा किया जाता है उसको कहा जाता है रिटोरिक. तो यही क्या किया, बीजेपी और बिहार सरकार दोनों ने मिलके, साथ में मिलके लोगों का ध्यान जो है हटाया. किस चीज़ से, भाई डिबेट होनी चाहिए थी महत्वपूर्ण मुद्दों पर, तो उन महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात न करके भावनात्मक तरीके से लोगों के साथ भाषणबाजी करने की कोशिश की केंद्र सरकार ने और बिहार सरकार ने. द सस्पेक्टेड सुसाइड ऑफ अ फिल्म एक्टर. द सस्पेक्टेड का मतलब होता है संदिग्ध, जिस पर आपको डाउट हो, है ना. द सस्पेक्टेड सुसाइड ऑफ अ फिल्म एक्टर, कि भाई फिल्म एक्टर, अब यहाँ पे बात की जा रही है सुशांत सिंह राजपूत की, है ना, कि जिन्होंने आत्महत्या की थी, तो वो जो आत्महत्या है वो शक के दायरे में है कि भाई क्या वास्तव में सुसाइड था या मर्डर था, है ना. तो इसीलिए लिखा हुआ है सस्पेक्टेड सुसाइड, कि भाई ये जो संदिग्ध आत्महत्या का मामला हमें देखने को मिला फिल्म एक्टर का, है ना. हु हेल्ड फ्रॉम बिहार. हेल का मतलब क्या होता है कि भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हो. जैसे मैं बोलूँ आई हेल्ड फ्रॉम बिहार, कि भाई मैं बिहार से हूँ, है ना. तो हु हेल्ड फ्रॉम बिहार, तो ये जो फिल्म अभिनेता जो कि बिहार से थे, इज बीइंग यूज्ड बाय, इस फिल्म अभिनेता का प्रयोग किया जा रहा है. इज बीइंग यूज्ड बाय बोथ पार्टीज, दोनों पार्टीज के द्वारा. टू फैन, अब यहाँ पे ये जो लिखा हो ना फैन का यहाँ पे मतलब है आग को भड़काना, कि भाई जैसे आग जल रही है ना, तो आप जो हवा देते हो ना उसे, उसको कहा जाता है फैन करना. फैन का मतलब एक तो पंखा हो गया, दूसरा मतलब होता है फैन का आग को भड़काना, है ना, कि भाई टू फैन कास्ट एंड पैरोकियल इमोशंस. कास्ट का मतलब हो गया जाति, और पैरोकियल का मतलब होता है संकीर्ण, है ना. संकीर्ण सोच होती है ना, बोलते हैं एक तो भाई होती है आपकी उदारवादी सोच, है ना, आप जो है एक तरीके से लिबरल हो, बहुत खुल के सोचते हो. एक होता है पैरोकियल अप्रोच, है ना, या फिर एक पैरोकियल माइंडसेट, कि भाई आप बहुत ही संकीर्ण तरीके से सोचते हो, बहुत ही छोटी सोच है आपकी. तो एडिटोरियल यही कहना चाह रहा है कि भाई ये जो एक तरीके से फिल्म एक्टर का ये जो सुसाइड का जो मामला है, इस मामले को प्रयोग किया जा रहा है दोनों पार्टीज़ के द्वारा, है ना, कि भाई ये जो एक तरीके से नीतीश कुमार भी और एक तरीके से आप कह सकते हो कि बीजेपी भी, इस पार्टीज़, ये जो दोनों पार्टीज़ है ना, ये प्रयोग कर रही हैं भड़काने के लिए, है ना. कास्ट एंड पैरोकियल इमोशंस, लोगों में जाति संबंधी और संकीर्ण सोच से संबंधित जो भावनाएं होती है ना, उन भावनाओं को भड़काने के लिए इस सस्पेक्टेड सुसाइड को प्रयोग में लाया जा रहा है ना. ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है. आगे देखते हैं. द ब्रेजनली पार्टीशन, देखो ब्रेजनली का मतलब होता है पूरा बेशर्मी पूर्ण तरीके से. पार्टीशन का मतलब होता है एकदम किसी का पक्षपात करना, है ना, कट्टर तरीके से किसी चीज़ का सपोर्ट करना. द ब्रेजनली पार्टीशन कंडक्ट ऑफ राज्यसभा डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश. अब देखो क्या हुआ, ड्यूरिंग द मानसून सेशन इज बीइंग हेल्ड एज एडहेरेंस टू बिहारी इथोस एंड हिज क्रिटिक्स आर बीइंग लेबल्ड एंटी बिहार. अब देखो एक बार और देखना है इसे. द ब्रेजनली पार्टीशन कंडक्ट ऑफ राज्यसभा, कंडक्ट मतलब किसी चीज़ को आयोजित करना, कि भाई अभी हमें क्या देखने को मिला कि राज्यसभा के ये जो डिप्टी चेयरपर्सन है, राज्यसभा के ये डिप्टी चेयरपर्सन है जिनका की नाम है हरिवंश, है ना, ये क्या है, अ मेंबर ऑफ द जेडी, ये एक जेडी पार्टी के मेंबर हैं, है ना. तो इन्होंने जो कंडक्ट, इनका जो रवैया था ना, इनका जो आचरण था, इन्होंने क्या, है ना, द ब्रेजनली पार्टीशन कंडक्ट, इनका कैसा कंडक्ट था, इनका कैसा आचरण था, बड़ा ही बेशर्मी पूर्ण तरीके से इन्होंने पक्षपात पूर्ण रवैया दिखाया. किन्होंने, हरिवंश ने, जो कि जेडी पार्टी के एक मेंबर हैं. जेडी पार्टी के मेंबर हरिवंश जो कि डिप्टी चेयरपर्सन है राज्यसभा के, इनका जो आचरण था राज्यसभा में वो बहुत ही बेशर्मी पूर्ण और पक्षपात पूर्ण था. ड्यूरिंग द मानसून सेशन, है ना, ये मानसून सेशन के दौरान, ड्यूरिंग द मानसून सेशन, कि भाई संसद में अभी जो है मानसून सत्र चल रहा है, तो इस मानसून सत्र के दौरान जो व्यवहार हमें देखने को मिला
डेप्यूटी चेयरपर्सन हरिवंश का, ये जो है एक तरीके से पक्षपात भरा हुआ था, बहुत ही कट्टर व्यवहार इनका हमें देखने को मिला। तो उनका जो व्यवहार था, इज बीइंग हेल्ड एज एडहेरेंस, ध्यान देना एडेयर के बाद में टू प्रीपोजिशन लगाते हैं हमें ना। एडेयर टू का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना, है ना, बहुत सख्ती से पालन करना, किसी से बिल्कुल चिपक जाना, उसको बोला जाता है एडेरेंस टू। बिहारी इथोस, इथोस का मतलब होता है लोकाचार। लोकाचार का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में रहते हो, आप किसी पर्टिकुलर समाज में रहते हो, तो वहाँ के जो कुछ नियम होते हैं, कुछ परंपराएं होती हैं, उन्हें कहा जाता है लोकाचार, है ना। तो उनका जो आचरण था, किनका आचरण, राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन हरिवंश का जो आचरण था, उस आचरण को क्या कहा जा रहा है, उस आचरण को कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने जो आचरण किया राज्यसभा में वह बिल्कुल बिहारी होने के अनुकूल था। एंड हिज क्रिटिक्स, और जो भी हरिवंश के क्रिटिक्स हैं, उनके जो आलोचक हैं, आर बीइंग लेबल्ड, उनके ऊपर ठप्पा लगाया जा रहा है एंटी बिहार, है ना, आर बीइंग लेबल्ड एंटी बिहार, उनको जो है एंटी बिहार कहा जा रहा है ना। ये एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि भाई जो उन्होंने काम किया, यानी कि जैसा उनका बर्ताव था अभी हाल ही में मानसून सत्र में हमें देखने को मिला, उस बर्ताव को एक तरीके से बिहारी लोकाचार कहा जा रहा है। और उनको जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हरिवंश का की जो आलोचना कर रहे हैं, उन आलोचकों को एंटी बिहार कह के संबोधित किया जा रहा है, उन्हें उनके ऊपर एंटी बिहार का ठप्पा लगाया जा रहा है। आगे देखते हैं। इट इज़ नॉट दैट द एनडीए इज फ्री फ्रॉम इंटरनल स्क्वेबल। देखो स्क्वेबल का मतलब होता है एक तरीके का झगड़ा, है ना, एक तरीके की जो तकरार चलती है ना, एक तरीके की, जैसे मान लो आपका कोई ग्रुप है, उसमें छोटा मोटा कोई झगड़ा चल रहा है लोगों के बीच में, तो उसको क्या बोलोगे आप, स्क्वेबल। इट इज़ नॉट दैट द एनडीए इज फ्री फ्रॉम इंटरनल स्क्वेबल। इंटरनल का मतलब हो गया आंतरिक, है ना। एनडीए का मतलब है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी पार्टी और कुछ अन्य पार्टियां जो है ना, बीजेपी की सहयोगी पार्टियां, इन्होंने जो गठबंधन है, उस गठबंधन को कहा जाता है एनडीए। इट इज़ नॉट दैट एनडीए इज फ्री फ्रॉम इंटरनल स्क्वेबल्स। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है कि ये जो एनडीए है यह आंतरिक झगड़ों से मुक्त है ना, इसमें भी कुछ तकरार चल रही है, आंतरिक लड़ाइयाँ। जैसे यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान इज सल्किंग, ये जो सल्क शब्द आया ना, SULK, सल्क, इसका मतलब होता है नाराजगी प्रदर्शन करना, है ना। भाई आप किसी चीज़ से खुश नहीं हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे कि यार, मतलब उसको कहा जाता है सल्क, है ना, SULK ना। जब आप किसी चीज़ पर अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हो ना, चुपचाप रहते हो, है ना, मुस्कुराने से मना कर देते हो, है ना, आपको जो है, आप जो है एक तरीके से नाराज़ महसूस करते हो, तो उसको बोला जाता है सल्किंग, है ना, कि भाई क्यों सल्क कर रहे हो, है ना, क्यों नाराज़गी दिखा रहे हो। तो यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान जो है इज सल्किंग आफ्टर द एंट्री ऑफ अनदर दलित लीडर जीतन राम मांझी इनटू द अलायंस। अलायंस का मतलब हुआ गठबंधन, कि भाई ये जो एनडीए गठबंधन है, इस गठबंधन में जब एक दलित नेता जीतन राम मांझी की एंट्री हुई, तो इस एंट्री को लेकर यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान ने अपनी नाराजगी प्रदर्शित की। तो इसको देखते हुए हम क्या कह सकते हैं, इसे हम ये देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ, एनडीए में भी तकरार बनी हुई है, एनडीए में भी जो है आंतरिक झगड़े बने हुए हैं। स्टिल, है ना, स्टिल अब तक, है ना, तक, स्टिल द सोशल कॉलिशन ऑफ अपर कास्ट, नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट एंड कंसीडरेबल का मतलब है काफ़ी, सेगमेंट्स का मतलब है तबका, है ना, बोलते हैं ना कि भाई ये सेगमेंट है ना, एक पर्टिकुलर तबका, एंड कंसीडरेबल सेगमेंट्स ऑफ दलित्स बिहाइंड द एनडीए इज लार्जली इंटैक्ट। इंटैक्ट का मतलब क्या होता है, एकदम अखंड होना, है ना, बंधे होना, है ना, कि हम बोलें कि भाई हमारी जो एकता है ना अभी भी इंटैक्ट है, इसका मतलब है कि भाई अभी भी हम पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। इंटैक्ट एज द कैंपेन फॉर्मली बिगिंस। कैंपेन का मतलब हुआ यहाँ पे अभियान, है ना, यहाँ पे चुनावी अभियान के लिए कहा जा रहा है। फॉर्मली यानी औपचारिक रूप से, बिगिंस का मतलब है शुरू होना, कि भाई हम देखते हैं कि बिहार में, हम क्या देखते हैं कि भाई बिहार में औपचारिक रूप से चुनावी अभियान बिल्कुल शुरू हो चुका है ना। हम क्या देखते हैं कि जैसे ही बिहार में चुनावी अभियान शुरू होता है का यहाँ पे मतलब है कि बिहार में औपचारिक रूप से चुनावी अभियान शुरू हो चुका है। तो ऐसे हालातों में हम क्या देखते हैं, तो ये जो है एक तरीके से एनडीए में हो सकता है कि कुछ तकरार चल रही हो, कुछ लड़ाई चल रही हो, फिर भी कि सोशल कॉलिशन, कि भाई ये जो सामाजिक गठबंधन है, कॉलिशन का मतलब हुआ गठबंधन, सामाजिक गठबंधन किन किन का, अपर कास्ट, है ना, उच्च जाति हो गई, नॉन यादव बैकवर्ड क्लास, है ना, नॉन यादव मतलब ऐसी कास्ट जो कि यादव नहीं है, जो कि पिछड़ी जाति में आती हैं, एंड कंसीडरेबल सेगमेंट्स, और काफ़ी तबके, दलित, है ना, दलित लोगों के काफ़ी तबके जो कि एनडीए से जुड़े हुए हैं। तो इनका जो गठबंधन है ना, ये इस किसके लिए आया, ये इज आया सोशल कोलिशन के लिए। अभी सोशल कोलिशन की हमें बात बता दी कि भाई सामाजिक गठबंधन किन किन का, सामाजिक गठबंधन अपर कास्ट है, नॉन यादव बैकवर्ड क्लास है ना, काफ़ी तबके हैं जो दलित समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं, तो ये जो भी एनडीए में जुड़े हुए हैं, तो इनका जो सोशल कोलिशन इज
लार्जली, लार्जली मतलब एक बड़े पैमाने पे आप कह सकते हो, विस्तृत रूप से आप कह सकते हो। इंटैक्ट, तो ये जो सोशल कॉलिशन है ये अभी भी पूरी तरीके से अखंड है, ये कॉलिशन जो है अभी भी पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि जुड़ा हुआ है ना। एज द कैंपेन फॉर्मली बिगिंस, है ना, कि भाई चुनावी अभियान शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी हम ऐसे हालातों में देखते हैं कि यह सोशल कॉलिशन अभी भी जुड़ा हुआ है। इट इज़ नॉट अनब्रीचेबल बट द अपोजिशन कमांडेड बाय आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रताप डज नॉट अपीयर बैटल रेडी। इट इज़ नॉट अनब्रीचेबल, देखो ध्यान देना यहाँ पे, शब्द को ध्यान देना, क्या है कि थोड़ा सा एडिटोरियल की लिखने की स्टाइल होती है, बातों को घुमा फिरा के लिखता है। देखो नोट आया यहाँ पे, इसके बाद में आया अनब्रीचेबल, ब्रीचेबल नहीं आया, ब्रीचेबल का उल्टा आया अनब्रीचेबल, तो दो बार नेगेटिव हो गया वाक्य। एक तो आपने नोट लगा दिया, फिर ब्रीचेबल के आगे आपने अन लगा दिया, तो जब दो बार नेगेटिव कर देते हो ना वाक्य को, तो उसका मतलब फिर पॉजिटिव निकलता है। इट इज़ नॉट अनब्रीचेबल, देखो ब्रीचेबल का मतलब क्या होता है, जिसका आप उल्लंघन कर सको। अनब्रीचेबल का मतलब होता है जिसका आप उल्लंघन न कर सको, है ना, जिसको आप ओवरकम न कर सको। ओवरकम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ पे पार पाना, है ना, किसी चीज़ पे पार पाना, है ना, किसी चीज़ को ओवरकम कर लेना या फिर किसी चीज़ का। तो अनब्रीचेबल का मतलब हो गया अन उल्लंघनीय, जिसका आप उल्लंघन न कर सको या जिस पे आप ओवरकम न कर सको, जिस पे आप पार ना पा सको। इट इज़ नॉट अनब्रीचेबल। तो ठीक है, सोशल कॉलिशन अभी भी जो है बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो सोशल कॉलिशन है इसे हराया नहीं जा सकता, कि भाई आप इसको जो है ओवरकम नहीं कर सकते, है ना। लेकिन बट द ऑपोजिशन, लेकिन जो विपक्ष है, बिहार के विपक्ष की बात की जा रही है, कमांडेड बाय आरजेडी लीडर, है ना, जिसका कि नेतृत्व कौन कर रहे हैं, आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रताप। लेकिन बिहार में जो विपक्ष हैं जिसका कि नेतृत्व आरजेडी लीडर तेजस्वी प्रताप के द्वारा किया जा रहा है, डज नॉट अपीयर, वे प्रतीत नहीं होते, अपीयर का मतलब हुआ प्रतीत होना, डज नॉट अपीयर बैटल रेडी, बैटल रेडी का मतलब हुआ युद्ध के लिए तैयार, कि भाई बिहार में ये जो इलेक्शन का युद्ध होने जा रहा है, इस युद्ध के लिए एक तरीके से ऐसा लगता है कि जो तेजस्वी प्रताप हैं यह तैयार प्रतीत नहीं होते। कि भाई ठीक है, काफ़ी गठबंधन है जो कि आप कह सकते हो कि एनडीए के पक्ष में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन को तोड़ा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि इस गठबंधन को आप हरा नहीं सकते, है ना, हराया जा सकता है। लेकिन जो तेजस्वी प्रताप हैं जो कि विपक्ष के लीडर हैं और विपक्षी कमांड भी इन्हीं के हाथ में, ये जो है प्रतीत नहीं होते चुनाव के लिए, है ना, डजंट अपीयर बैटल रेडी। आगे देखते हैं, द आरजेडी, द कांग्रेस एंड द लेफ्ट, कि भाई इन तीनों पार्टीज की अगर हम बात करें, आरजेडी, कांग्रेस एंड द लेफ्ट, माइट, है ना, मे या माइट मतलब संभावना बनती है ना, चांसेस हैं, माइट अल्टीमेटली, अल्टीमेटली यानी फाइनली फॉर्म एन अलायंस, अलायंस का मतलब हो गया गठबंधन, कि भाई आरजेडी पार्टी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी, ये तीनों की तीनों इस बात की संभावना बनती है कि एक गठबंधन बना सकती है ना, इनका गठबंधन निर्मित हो सकता है, बट नॉट बिफोर मोर बैड ब्लड इज जनरेटेड। बैड ब्लड, है ना, क्या मतलब होता है बैड ब्लड का, बैड ब्लड का मतलब होता है लोगों के बीच में नफरत की फीलिंग्स, है ना, लोगों के बीच में नफरत की भावना। बैड ब्लड इज जनरेटेड, जनरेटेड मतलब एक तरीके से पैदा करना, है ना, किसी चीज़ को जनरेट करना। एंड कन्फ्यूजन स्प्रेड, कन्फ्यूजन है ना, भ्रम की स्थिति, कन्फ्यूजन यानी भ्रम, स्प्रेड यानी फैलना, अमोंग देयर सपोर्टर्स, अमोंग देयर सपोर्टर्स मतलब उनके समर्थकों के बीच। तो एडिटोरियल फाइनली बात करता है कि भाई ये जो आरजेडी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट पार्टी है, फाइनली गठबंधन बना सकती है, लेकिन ये गठबंधन कब तक नहीं बनाएंगे ना। देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा मजाकिया टोन में लिखा गया है, बट नॉट बिफोर मोर बैड ब्लड इज जनरेटेड, लेकिन ये गठबंधन तो बना सकती है, लेकिन तब तक नहीं बनाएंगी जब तक लोगों के बीच में नफरत की भावना पैदा नहीं हो जाती, जब तक लोगों के बीच में या उनके जो समर्थक हैं, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के जो समर्थक हैं, इन समर्थकों में कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो जाता है ना, तब तक ऐसा नहीं होगा शायद। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम बिहार असेंबली इलेक्शन इन 30 years इन विच लालू प्रसाद इज नॉट द सेंट्रल कैंपेनर। सेंट्रल का मतलब हो गया मुख्य और कैंपेनर का मतलब हो गया अभियान चलाने वाला। दिस विल बी द फर्स्ट बिहार असेंबली इलेक्शन, कि यह पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें तो बिहार में पहला ऐसा चुनाव होगा, ये बिहार के पहले ऐसे असेंबली इलेक्शन होंगे पिछले पूरे 30 सालों की अगर हम बात करें, जिन चुनावों में लालू प्रसाद यादव जो हैं ये एक मुख्य अभियान चलाने वाले के रूप में हमें नज़र नहीं आएंगे, है ना, कि इस समय हमें देखने को मिलेगा कि लालू प्रसाद यादव जो है एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन से एब्सेंट हैं। द जूनियर यादव, अब ये जो लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं उनको कहा गया है द जूनियर यादव। द जूनियर यादव इज ऑफन कंपेयर्ड, ऑफन यानी अक्सर, इज ऑफन कंपेयर्ड, कि भाई ये जो जूनियर यादव हैं यानी कि जो लालू प्रसाद के बेटे हैं, इन्हें अक्सर कंपेयर किया जाता है अनफेयरली, फेयरली मतलब हो गया उचित रूप से, अनफेयरली यानी
गलत तरीके से, अनुचित रूप से, इज अनफेयरली टू हिज फादर। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई लालू प्रसाद यादव से अक्सर उनके बेटे को कंपेयर किया जा, लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं उन्हें अक्सर लालू प्रसाद यादव से कंपेयर किया जाता है, लेकिन एडिटोरियल कहता है कि ये कंपेरिजन गलत है, ये कंपेरिजन अनफेयर है। लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे का एक तरीके से मुकाबला नहीं है, दोनों एक तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि उनको कंपेयर करना उचित है ही नहीं। तो द जूनियर यादव इज ऑफन कंपेयर्ड अनफेयरली टू हिज फादर, कि भाई जूनियर यादव को, लालू प्रसाद यादव के बेटे को उनके पिता से कंपेयर किया जाता है, जो कि उचित नहीं है ना। आगे देखते हैं, हैमस्ट्रंग बाय हिज सिबलिंग्स। देखो सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, सिबलिंग्स का मतलब होता है आपके भाई बहन, उसको कहा जाता है सिबलिंग्स, है ना। और ये जो लिखा हुआ है ना हैमस्ट्रंग, ये है एक तरीके से आप कह सकते हो हैमस्ट्रिंग, HAMSTRING, हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रंग, है ना। तो क्या मतलब होता है हैमस्ट्रिंग या हैमस्ट्रंग का? इसका मतलब होता है किसी को अशक्त बना देना, किसी को कमज़ोर कर देना, किसी की क्षमताओं को कमज़ोर कर देना। हैमस्ट्रंग बाय हिज सिबलिंग्स, कि भाई जो जूनियर यादव हैं, लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं, उन्हें उनके भाई बहनों ने कमज़ोर कर दिया है। एंड तो ये कमज़ोर हो चुके हैं, हैमस्ट्रंग का मतलब है हो चुका है ऐसा काम, है ना। हैमस्ट्रंग का मतलब है हैमस्ट्रंग बाय हिज सिबलिंग्स, अपने भाई बहनों द्वारा कमज़ोर कर दिए जाने के बाद, है ना, उनके द्वारा कमज़ोर कर देने के बाद, कि भाई उन्होंने उनकी ताकत को घटा दिया है। एंड डील विथ, डील विथ का मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, किसी चीज़ से निपटना। एंड डीलिंग विथ अ चेंज्ड सोशल एनवायरनमेंट, और ये जो आप कह सकते हो कि लालू प्रसाद यादव के बेटे जो जूनियर यादव हैं, है ना, ये कहा जा रहा है पूरा की पूरा तेजस्वी प्रताप के लिए, है ना। डीलिंग विथ, ये डील कर रहे हैं, किस चीज़ से डील कर रहे हैं, किस चीज़ से जूझ रहे हैं, डीलिंग विथ अ चेंज्ड सोशल एनवायरनमेंट, कि भाई परिवर्तित, चेंज्ड का मतलब है परिवर्तित सामाजिक वातावरण, की जो तेजस्वी प्रताप हैं उन्हें परिवर्तित सामाजिक वातावरण के साथ डील करना पड़ रहा है, उससे जूझना पड़ रहा है, उसे टैकल करना पड़ रहा है। इसके अलावा उनके जो भाई बहन हैं वो भी उनका पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आगे देखते हैं, तो इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही हैज़ द टफ टास्क, उनके सामने एक कठिन चुनौती है। टफ टास्क का मतलब हुआ कठिन काम, ऑफ सेलेक्टिवली अप्रोप्रिएटिंग हिज फादर्स लीगेसी एंड सेलेक्टिवली डिसोनिंग। देखो डिसोन का मतलब होता है त्यागना और अप्रोप्रिएटिंग का मतलब होता है अपनाना, है ना। तो अब उनके सामने ऐसे हालातों में तेजस्वी प्रताप के सामने चुनौती है कि वे सिलेक्टिवली, सिलेक्टिवली का मतलब है बिल्कुल चयनित रूप से, कि बहुत ही सोच समझ के उनके जो पिता की विरासत है, लीगेसी का मतलब है विरासत, कि भाई उनके पिता ने जो एक विरासत पैदा की है बिहार में, उस विरासत में से किन चीज़ों को अपनाया जाए और किन चीज़ों को छोड़ दिया जाए, यह एक कठिन चुनौती जूनियर यादव के सामने है, यानी कि लालू प्रसाद यादव के बेटे के सामने है। मुस्लिम्स कॉन्स्टिट्यूट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब यहाँ पे निर्मित करना, कि भाई बिहार के मुस्लिम लोगों की अगर हम बात करें तो ये निर्मित करते हैं कितना, नियरली 17% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन, कि भाई जो बिहार राज्य की टोटल पॉपुलेशन है उसका 17% कौन है, मुस्लिम्स हैं। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, और यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, इंटरेस्टिंग मतलब काफ़ी रोचक होगा। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू वॉच, और यह देखना काफ़ी रोचक होगा, क्या देखना काफ़ी रोचक होगा, हाउ द NDA एंड द RJD लेड, लेड का मतलब होता है जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है, यानी कि NDA और RJD जिसका प्रतिनिधित्व कर रही है ना, उस गठबंधन की बात की जा रही है, अलायंस यानी गठबंधन। तो यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि गठबंधन, कौन सा गठबंधन, जिसका प्रतिनिधित्व NDA और RJD के द्वारा किया जा रहा है, एड्रेस देम, किस तरह से उनका समाधान करती है। एड्रेस का मतलब होता है समाधान करना, है ना, किसी को संबोधित करना, समाधान करना। एड्रेस देम रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब संबंधित, द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड अलाइड कंसर्न, कि भाई जो मुस्लिम लोग हैं उनकी जो चिंताएं हैं, कंसर्न का मतलब है चिंताएं, उनकी जो चिंताएं किससे संबंधित, रिगार्डिंग किससे संबंधित, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, कि भाई राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की जो बात की जा रही है उससे संबंधित जो डिबेट हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा अन्य संबंधित, यहाँ पे अलाइड का मतलब है अन्य संबंधित जो चिंताएं हैं, कि भाई मुस्लिम लोग हैं उनकी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को लेकर, इसके अलावा अन्य जो संबंधित मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर उनकी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को NDA और RJD किस तरह से टैकल करती हैं, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। आगे देखते हैं, द इलेक्शन विल बी अ हेल्थ चेक, द इलेक्शन विल बी अ हेल्थ चेक ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। थोड़ा सा देखो और रोचक अंदाज में लिखने की कोशिश की एडिटोरियल ने, कि भाई जो हमारी जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है उसका स्वास्थ्य कैसा है, हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यह भी इन चुनावों के दौरान हमें पता पड़ जाएगा, है ना। द इलेक्शन विल बी, ये जो चुनाव है विल बी अ हेल्थ चेक, हेल्थ चेक का मतलब है कि भाई हमारा जो भारतीय लोकतंत्र है उसके स्वास्थ्य की भी जांच हो जाएगी इन चुनावों के माध्यम से। इन द पोस्ट पैंडेमिक इरा, इरा का मतलब हुआ युग, पोस्ट पैंडेमिक का मतलब हुआ कि भाई ये जो कोरोना वायरस है इसके बाद का जो युग है
कोरोना वायरस के बाद का जो टाइम है भारत का, उस टाइम में भारतीय लोकतंत्र की स्थिति क्या है, ये भी इन चुनावों से हमें समझ में आ जाएगा। देयर इज पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना, स्कोप, है ना, संभावना बनती है इस बात की। देयर इज पोटेंशियल फॉर अ न्यू इमेजिनेशन इन बिहार, पूरी की पूरी संभावना बनती है कि हो सकता है बिहार में जो सरकार है वो कुछ हमें बदली हुई देखने को मिले, है ना। देयर इज पोटेंशियल फॉर अ न्यू इमेजिनेशन इन बिहार, कि भाई बिहार में आप और भी इमेजिनेशन कर सकते हो और कल्पना कर सकते हो कि भाई किसकी सरकार बनेगी, किसकी नहीं बनेगी ना, आप कई इमेजिनेशन कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, दैट इज नॉट विजिबल ऑन द हॉराइजन येट, येट यानी अब तक, हॉराइजन का मतलब होता है क्षितिज। अब देखो ये भी बड़े रोचक अंदाज में एडिटोरियल ने अपनी बात को समाप्त किया है कि भाई देयर इज पोटेंशियल फॉर अ न्यू इमेजिनेशन इन बिहार, कि ऐसा नहीं है कि भाई बिहार में सिर्फ बीजेपी की ही सरकार बने या फिर बिहार में नीतीश कुमार ही लौट के आए। बिहार में संभावना है कि अन्य पार्टीज भी सरकार बना सकती हैं, लेकिन एडिटोरियल कहना चाहता है दुर्भाग्य से हमें ऐसा कुछ अभी तक नजर नहीं आता। दैट इज नॉट विजिबल ऑन द होराइजन येट, कि अभी क्षितिज पर, है ना, अभी तक तो ऐसी कोई स्थिति नजर आ नहीं रही हमें कि भाई कुछ नए समीकरण बिहार में बन सके।